लीजिए सुनिए आचार्य चतुरसेन शास्त्री की लिखी कहानी हेर फेर, मेरी यानी हर्षपाल की आवाज़ में। यौवन में दो हृदय मिले, बातें हुई, स्वभाव मिले और अंत में विवाह का वचन हुआ। परंतु युवक ने भावी पत्नी की माता की इच्छा पूरी नहीं की। एक मकान उसे नाम खरीद कर न कर सका। माता ने अपनी लाडली को मकान देने वाले दूसरे युवक से ब्याह दिया। परंतु कालचक्र ने भविष्य से खिलवाड़ की। पहले युवक ने धन और यश की माला लेकर 12 वर्ष बाद अपनी प्रेमिका से भेंट की। भाग्य के हेर फेर ने दोनों को विपरीत परिस्थितियों में कर दिया था, परंतु दोनों ही अपनी प्रतिष्ठा की रक्षा में कटिबद्ध रहे। लाहौर में स्वदेशी प्रदर्शनी की बड़ी धूम थी। दिन छिपते ही वजहदार स्त्री पुरुषों के लाहो ठाट के ठाट वहाँ जुट जाते थे। इस नुमाइश में उद्योग धंधे कला कौशल की ऐसी कोई चीज़ न थी जिससे देश के करोड़ों बेगार युवकों या अभागिनी असहाय स्त्रियों को कोई भरपेट का धंधा मिले। इसमें सैकड़ों दुकानें ऐसी थीं जिन पर मांग पुट्टी से चाक चौबंद सूट बूट धारी युवक सुनहरा चश्मा चढ़ाए अपनी दिलचस्प ग्राहक की आवभगत हंस हंस कर और तीन तीन बल खा खा कर खड़े रहते थे। इनकी ग्राहकिकाएँ थी बल्हारदार लेडियाँ, फैशन की पुतलियाँ या मर्दनुमा साहसी युवतियाँ जिनका फिजूल कर एक धंधा ही हो गया है। वे सब एक से एक बढ़कर साड़ियाँ पहने ऊंची एड़ी के जूते कसे तितलियाँ बनी फिर रही थी। प्रत्येक दुकान पर इन्हीं के मतलब का ढेरों का माल भरा हुआ था। जहाँ खड़ी हो जाती युवक दुकानदार आंखें बिछाते, मुस्कुराहट के जाल फैलाते, बलिहारी जाते और झुक झुक जिम्नास्टिक जैसी कसरतें करते थे। इन प्रदर्शनियों में से कुछ को चाहे ना हो पर दो काम तो अवश्य हो जाते हैं। एक तो स्त्रियों को फिजूलखर्च सामान खरीदने के संबंध में काफ़ी उत्तेजना मिल जाती है जो वे सजे धजे दुकानदारों से दुगने मोल में खरीदती हैं। दूसरे यारों को आंख सेकने का अच्छा स्थान और अवसर मिल जाता है। शाम होते ही युवकों के झुंड टोली बांधकर प्रदर्शनी में आ जाते हैं। 22वीं सदी में पंजाब ने जो अल्हड़ बछेलियाँ पैदा की हैं वे किसी लापरवाह से अपने मनोरंजक धारदार घुटनों तक लटकता हुआ कुर्तों को हवा में फिराती, सलवार को हिलाती, दुपट्टों को लापरवाही से हवा से अटकेलियाँ करने का अवसर देती, अपने रूप को रास्ते में बिखेरती फिरती हैं। यह सब देखना इन युवकों का सानिध्य कृत्य होता है। एक नए नए निक्सिक आलोचना होती है। किसकी आंखें नाक बाल कैसे हैं, रंग कैसा है, नज़रें कैसी हैं, कौन किसकी बहू बेटी भतीजी भांजी है, किसकी तरफ गर्दन मरोड़कर देखा, किसने कटाक्षपात किया। ये ही महान बातें इन पढ़े लिखे सुलभ लाहौरी युवकों की चर्चा का विषय होती हैं। वास्तव में ये प्रदर्शनियाँ स्वदेशी वस्तु की नहीं परंतु विदेशी नुमा प्यारे स्वदेशी युवक युवतियों की होती हैं। यही कारण है कि इनमें कोई नवीनता न रहने पर भी, फिजूल खर्च होने पर भी शाम से जो भीड़ का जमघट जुटता है तो आधी रात तक रहता ही है। बसंतलाल हष्ट पुष्ट जवान थे, आँखों में रस था और चेहरा दमकता हुआ जिससे प्रभाता झलकती थी। काव्य के प्रेमी और सौंदर्य के उपासक। उन्हें प्राकृतिक दृश्य देखने का बड़ा शौक था। कश्मीर मसूरी शिमला सब उन्होंने देखा हुआ था। वे बनारस के निवासी थे, प्राकृतिक साहित्य थे, हिंदी के प्रेमी थे, काव्य और लेखक भी। अभी अनुभव और विद्या प्रौढ़ता न थी पर कलम में ओज और रस था। उनके यश की चांदनी धीरे धीरे हिंदुस्तान भर में फैलती जा रही थी। अपने 3-4 लाहौरी मित्रों के साथ एक दिन बसंतलाल भी प्रदर्शनी में आए। वे पूरब के पर्दे के असभ्य थे। पूर्व भारत में पर्दा उठता है सही, पर उसे पर्दा उठाना नहीं कह सकते। वहाँ के पर्दे में कुचली हुई मुरझाई हुई पीली बासी ककड़ी के समान स्त्रियों को उन्होंने महिला रूप में देखा था।
अब जो यहाँ पंजाब में आए तो पंजाबी बछेड़ियाँ को देखकर दंग रह गए। महीन तबीयत के आदमी थे, रूप किसी का पसंद न आता था। वह कवित्व की दृष्टि से देखते, एक आध ऐब दिखलाई ही पड़ जाता। उन्हें यह सबसे बुरा तो यह मालूम हुआ कि वे स्वास्थ्य सुंदर कनक छरी सी युवती लड़कियां और ललनाएं किसी लापरवाही और फूकर ढंग से खोमचे वालों के इर्द गिर्द बैठकर दानादन पत्ते चाट रही हैं। वह पर्दे के पक्षपाती तो नहीं, पर मर्यादा, सुरगाई और शिष्टाचार के हिमायती थे। सोचने लगे, ये हुड़दंगी बछेड़ियाँ हैं या भले घर की लड़कियाँ। किसी भले आदमी की तनख्वाह तो ये आलू छोले की चाट में ही उड़ा दे सकती हैं। सब मित्र घूम रहे थे। बातचीत का जोर बंधा ही जाता था। विवाद के मुख्य विषय थे टाका फिल्म और हिंदी। एक मित्र ने कहा, टाका फिल्मों के जैसे जैसे ज़्यादा जोर बढ़ता जाता है, वैसे वैसे देश में हिंदी का प्रचार भी खूब बढ़ रहा है। हिंदी उर्दू का भेद भी तो मिट जा रहा है। दूसरे ने कहा, अब तो ऐसा मालूम हो रहा है कि बड़े शीघ्र पंजाब में भी हिंदी ही हिंदी हो जाएगी। यहाँ औरतों ने तो राष्ट्रभाषा को बहुत कुछ अपना लिया है। फिर सिर्फ विलायती सभ्यता प्रेमी मर्द लोगों में ही अभी तक अंग्रेजी का बोलबाला है। शायद ये लोग अंग्रेजी से राष्ट्रभाषा का काम लेना चाहते हों। इनकी आंखें खूब खुलेंगी। शहर में सुलोचना की ताजगी फिल्म आई थी। यार, लोगों ने उसकी भी चर्चा उठा दी। एक मित्र लगे सुलोचना के नक्श की आलोचना करने। उस आलोचना में कुछ सौंदर्य ज्ञान था, कुछ भावुकता, कवित्व और कुछ आवेश। यार, लोग सुन रहे थे, हंस रहे थे, फड़क रहे थे। वह मित्र सुलोचना का आपरे से बाहर होकर नक्शिक वर्णन कर रहे थे। एकाएक एक दूसरे मित्र ने कहा, उस्ताद, इस रूप की प्रदर्शनी में सुलोचना के जोड़ की कोई चीज़ टटोली जाए। एक जोर के ठाके के साथ प्रस्ताव का जोरों से अनुमोदन और समर्थन हुआ। मंडली सुलोचना की एक एक प्रतिमूर्ति की तलाश में प्रदर्शनी में घूमने लगी। वे लोग प्रत्येक स्त्री को, युवती को, कुमारी को देखने अपनी नज़र में तोलने लगे। एकाएक बंसललाल चिल्ला उठे। जिसे देखकर वे चिल्लाए उसने चौंक कर उनकी ओर देखा। आंखें चार हुईं, फिर झुक गईं। मित्रों ने पूछा, क्या हुआ? बसंतलाल ने एक युवती की ओर संकेत किया। सचमुच वह 5 साल पहले की सुलोचना खड़ी अपनी मधुरी बिखेर रही थी। वही कद, वही रूप रंग, वही सुडौल शरीर, वही रसीली आंखें, वही मुस्कुराते हुए होठ। युवती की अवस्था 19 वर्ष की थी। उसे देखकर मित्र मंडली स्तंभित रह गई। ऐसा मनोहर रूप पहले कभी न देखा था। सुंदरी किसी दुकान पर एक जरी कोट की सफ़ेद साड़ी खरीदने में व्यस्त थी। साथ में माता और एक नौकर था। मित्रों की पार्टी दूर से ही इस रूप रसीता का पान करने लगी। बसंतलाल के हृदय में किसी अज्ञात स्थल पर एक नवीन वेदना उत्पन्न हुई। वह विकल होकर और भी गंभीरता से उसे देखने लगा। कुछ ही देर यह मूक किंतु चंचल अभिनय हुआ होगा कि किसी ने पीछे से बसंतलाल के कंधे को छुआ। देखा, उनके परिचित पंडित धरानंद हैं। दोनों मित्र मिले। कुशल प्रश्न के बाद पंडित जी का ध्यान उस परिवार की ओर गया जिस पर मित्र मंडली के नेत्र भ्रमर की भांति मंडरा रहे थे। उन्होंने कहा, अरे माताजी हैं। वह आगे बढ़े, माताजी से मिले और बसंतलाल को बुलाकर उनसे मिलाया, परिचय दिया, तारीफ की। माताजी ने कहा, मुझे तो पढ़ना लिखने का समय नहीं मिलता, किंतु मेरी कन्या आपके लेख बड़े चाव से पढ़ती रहती है। आपसे मिलने से बहुत आनंद हुआ। उन्होंने बसंतलाल का कन्या से भी परिचय करा दिया। फिर दोनों मित्रों को चाय का निमंत्रण देकर आगे बढ़ गई। बसंतलाल ने सब कुछ पा लिया। चाय पान तो हुआ ही, साथ में बहुत सी गपशप भी हुई। बसंतलाल ने देखा, हेमलता केवल अद्वितीय सुंदरी ही नहीं, असाधारण बुद्धिमती और विदुषी भी है। पीछे उन्हें यह मालूम हो गया कि वह बीए की तैयारी में है। कन्या भी बसंतलाल के रूप, गुण, सरलता और भावुकता से बहुत प्रभावित हुई।
उसकी आंखों के लचीले भाव, मंद मंद हंसने की अदा और क्षण क्षण पर गोरे गोरे गालों पर खेल करने वाली लाली ने बसंतलाल को कुछ और ही तत्व समझा दिए। बसंतलाल की आत्मा मानो झकझोर सी गई। वह कुछ विकल, कुछ चंचल और कुछ प्रतिभ से होकर उस दिन वहाँ से उठ आए। पर उस चितेरी की चितवन की कूची से जो चित्र चित्त पर चित्रित हो गया था, वह मिटाए नहीं मिटता था, परंतु मिलने और आने अनजाने का रास्ता तो खुल ही गया था। वह खुला ही रहा। प्राय प्रत्येक संध्या उनकी वहीं बीतती। कभी कभी भोजन भी वहीं होता। अनेक बार उन्हें बालिका से एकांत में बात करने का अवसर भी मिला। अतः उन्होंने अपना निवेदन कन्या से कह ही दिया। कन्या ने लचीले स्वर में मुस्कुराकर कहा, जहाँ माता पिता विवाह कर दें वहीं ठीक है। उसकी लाज और मुस्कुराहट की गंगा यमुना के बीच अनुमति की सरस्वती छिपी हुई सराह रही थी। बसंतलाल ने मानो चांद पाया। उन्होंने धरानंद जी के हाथों संदेशा भेजा। इस संदेश पर विचार होने लगे। उनके कुल वंश और आय व्यय की जांच होने लगी। अंत में एक दिन कन्या की माता ने कह दिया, और सब तो ठीक है, पर इनकी आमदनी यथेष्ट नहीं। यह बात विचारणीय है। बसंतलाल जी की आय 200 रुपये माहवार थी। यह उनकी संपत्ति थी। इसमें संदेह नहीं कि अपनी मौजूदा आमदनी को लेकर वह राय साहब की अमीरी में पली पुत्री हेमलता को सुख से नहीं रख सकते हैं। पर यह बात उन्हें हेमलता से कह ही दी थी, और हेमलता ने उन्हें आश्वासन दिया था, हम लोग सीधे साधे ढंग से रहेंगे, लिखेंगे, पढ़ेंगे, काव्य और साहित्य में मस्त रहेंगे, दुनिया को हेच समझेंगे। मैं धन दौलत नहीं चाहती, तुम्हें प्यार करती हूँ, और ईश्वर चाहे तो हमारी आमदनी बढ़ते देर न लगेगी। मैं रुपये से नहीं तुमसे विवाह करना चाहती हूँ। परंतु यह सब व्यर्थ हुआ। बसंतलाल की बात स्वीकार नहीं की गई। हेमलता की माँ हट थी कि 50,000 मूल्य की जायदाद मेरी लड़की के नाम जो कर देगा, उसी से मैं अपनी लड़की की शादी कर सकती हूँ। यदि बसंतलाल हेमलता से विवाह करना चाहता हो तो 50,000 का एक मकान खरीदकर पहले उसके नाम लिख दे। जो मेरी कन्या को आशीलन मकान में नहीं रख सकता, वह उसे पाने के योग्य कदापि नहीं। बसंतलाल अति ममृत होकर लाहौर से चले आए। चलती बार उन्होंने हेमलता से अंतिम भेंट की। उसमें दोनों आंसुओं का ही विनिमय कर सके। 12 वर्ष बाद बसंतलाल अब हिंदी साहित्याकाश में सूर्य की भांति देदीप्यमान थे। लाहौर में अखिल भारतीय वर्ष हिंदी साहित्य सम्मेलन की धूम थी। बसंतलाल सभापति बनकर आए थे। उनके रूप रंग में बहुत अंतर हो गया था। अपनी लिखी पुस्तकों में उन्होंने हजारों रुपयों की आय हो रही थी। कई प्रांतों में उनकी किताबें एमए तक कोर्स में थी। बड़े बड़े राज परिवारों में उनकी प्रतिष्ठा थी। लाहौर नगर में उनका जुलूस बड़ी शान से निकला था। सम्मेलन सफलपूर्वक संपन्न हुआ। आखिरी दिन उन्हें एक पुर्ज मिला। उसमें केवल इतना लिखा था कि पत्रवाहक के साथ कुछ क्षणों के लिए आइए अवश्य। बसंतलाल ने पत्रवाहक को देखा। एक वृद्ध नौकर था। पूछने पर उसने बताया, बीबी जी ने बुलाया है। बीबी जी कौन है? यह वह नहीं बता सकता। उन्होंने इस कार्य को औचित्य पर कुछ विचार किया। उन्हें कौतूहल हुआ और अंत में उन्होंने वहां जाने का निर्णय किया। वह उसके साथ चल दिए। एक गली में वह उन्हें लेकर गया। मकान में घुसकर उन्होंने देखा। मकान साधारण और पुराना है, किंतु खूब साफ है। दालान में 2 कुर्सियां और एक मेज पड़ी थी। मेज पर एक साफ कपड़ा बिछा था। भृत्य ने कुर्सी पर बैठने को कहा। बसंतलाल के बैठ जाने पर वह भीतर चला गया और थोड़ी देर में कुछ फल लाकर आगे धर दिए। मन न होने पर भी बसंतलाल ने फल खाए। वह समझ ही न सका था कि क्या मामला था। उन्होंने भृत्य से कहा, जिन्होंने मुझे बुलाया है वह कहाँ है? मैं अधिक देर ठहर नहीं सकता।
छोड़े ने कहा, वह क्षण भर में अभी आती है। बसंतलाल ने पहचान लिया, हेमलता है। वह उठ खड़े हुए। उन्होंने पूछा, आप? मैंने तो यह नहीं सोचा था। हेमलता ने शांत स्वर में कहा, बैठी, आप प्रसन्न तो हैं? बसंतलाल ने देखा वह दुबली फकीरी रोगी हो रही है। उसके रसीले नेत्रों का वह तेज, सदा हंसते हुए चेहरे की वह चमक, सब कुछ मिट चुकी है। आँखों के चारों ओर कालोज दौड़ रही है। वह रूप लावण्य जाता रहा है। उनका कलेजा हिल गया। हेमलता की बातें उन्होंने सुनी नहीं। उन्होंने पूछा, परंतु आपको मैं इस दशा में देखने की स्वप्न में भी कल्पना नहीं कर सकता था। हेमलता ने हंसकर कहा, आप तो साहित्यिक हैं, किंतु सभी बातों की कल्पना तो आप नहीं कर सकते। कवि की कल्पनाएं तो काल्पनिक होती हैं, वस्तु दर्शन तो दुखियों का ही होता है। बसंतलाल उसी हंसी को न देख सके। उनकी आंखें भर आईं। हेमलता भी रोई। बसंतलाल ने उसे अपने जीवन की व्यथा कहने को विवश किया। उन्होंने पूछा, तुम्हारे पति कहाँ हैं? जेल में। कुछ जाल करने के जुर्म में उन्हें 7 साल की जेल हुई है। अभी 2.5 वर्ष ही व्यतीत हुआ है। मैंने सुना था उनकी बहुत जायदाद थी और वे बड़े आदमी थे, किसी स्टेट के सेक्रेटरी थे। अपनी जायदाद मेरे नाम लिखवा कर ही उन्होंने मुझसे ब्याह करने में कामयाबी हासिल की थी, क्योंकि माता की कमजोरी को उन्होंने ठीक समझ लिया था। पर पीछे मालूम हुआ कि जायदाद उनकी सब पहले ही रहन थी। उस पर काफ़ी कर्ज था। उनका वह बेईमाना पीछे नाजायज ठहरा। सब जायदाद नीलाम हो गई, कुछ न बचा। उन्हें शराब पीने की अजहद आदत थी और शराब पीने के साथ जो दुर्गुण हो जाते हैं वो भी उनमें आ गए थे। नौकरी जाती रही। मुझे माताजी से जो कुछ मिला था वह भी खर्च हो गया। माताजी कहाँ हैं? उनका तो स्वर्गवास हो गया। बसंतलाल का कलेजा मुंह को आ रहा था। उन्होंने कहा, क्षमा करना, मैं जानना चाहता हूँ कि आपका गुजारा कैसे होता है? रंग ढंग से तो कुछ कुछ समझ आ गया है। हेमलता ने ठंडी सांस भरकर कहा, यह कन्या पाठशाला में एक नौकरी मिल गई है। 10 रुपये मिलते हैं, 5 बच्चे हैं, उनकी पढ़ाई में काफ़ी खर्च हो जाता है। बसंतलाल ने चुपचाप कुछ सोचने लगे। उन्होंने आंख उठाकर हेमलता को देखना चाहा, पर देख न सके। हेमलता ने हंसकर पूछा, वह कैसी है? कभी दिखाइएगा नहीं? बसंतलाल भी हंस दिए। उन्होंने एक बार हेमलता की ओर देखा और फिर अन्यत्र देखते हुए कहा, विवाह मेरे भाग्य में ना था लता। मैंने जीवन भर अविवाहित रहने का प्रण करके ही लाहौर छोड़ा था। हेमलता के सुंदर होठ कांपने लगे। उसके उसी भांति कांपते हुए कहा, क्यों? क्या भूल गई? उस रोज हम लोगों ने क्या प्रतिज्ञा की थी? तुमने कहा था कि मर्द कभी प्रतिज्ञा नहीं निभाते। उस समय मैं चुप हो गया था। आज भी चुप हूँ। जीवन के अंत में यदि मिल सकोगी तो कहूँगा, देखो यह मर्द की प्रतिज्ञा। हेमलता की आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। वह बहुत कुछ कहना चाहती थी पर कुछ कह न सकी। वह बड़ी देर तक रोती रही। कुछ देर बाद साहस करके बसंतलाल से कहा, लता, क्या तुम्हारे मन में भी कुछ मेरे लिए आदर है? आदर? सिर्फ आदर? हेमलता ने आंसू भरी आंखों से उन्हें देखकर कहा। बसंतलाल ने इस बार धरती की ओर ताककर कहा, हाँ लता, सिर्फ आदर की ही बात पूछता हूँ, और कुछ जबान पर न लाना। हेमलता ने कंपित स्वर में कहा, मैं आपको देवता की भांति आदर करती हूँ। तब तो तुम मेरी बात सुनो। पति के लौट आने तक मेरा कुछ धन ग्रहण कर लो। हेमलता के आंसू सूख गए। उसने कहा, मेरे पति पतित तो हैं, पर मैं उस पति पद की प्रतिष्ठा की रक्षा करूंगी। आपका धन मैं नहीं लूंगी। मुझे कोई कष्ट नहीं है, परंतु आप मेरी एक बात माने तो कहूँ।
कहो। आप अवश्य ही ब्याह कर लीजिए, मैं विनती करती हूँ। यदि मेरा दुख दूर करना चाहते हो तो। वह धरती पर पछाड़ खाकर गिर पड़ी, फूट फूट कर रोने लगी। बसंतलाल का धैर्य चित्त हो रहा था। उन्होंने कहा, उठो लता, मैं तुम्हें छू नहीं सकता। मेरे सामने इतना न तड़पो। तुम्हारा यह वेश मेरे लिए दर्द के लिए बहुत है। अपना अनुरोध वापस ले लो। जिस प्रतिष्ठा की रक्षा के विचार से तुम मेरा धन ग्रहण नहीं कर सकती, उसी प्रतिष्ठा की रक्षा के विचार से इस जन्म में मैं विवाह नहीं कर सकता। हेमलता, ईश्वर जानता है मैं तुम्हारी अपेक्षा अधिक सुखी हूँ। अफसोस यही है कि तुम्हें उस सुख में कभी शामिल नहीं कर सकता। हेमलता कुछ देर धरती पर पड़ी रही। बसंतलाल कुछ देर तक सोचते बैठे रहे, फिर आकर खड़े हुए। उन्होंने कहा, उठो लता, तुम महावीर स्त्री हो, तुम धन्य हो। मुझे हंसकर विदा करो, मैं जा रहा हूँ। हेमलता उठ खड़ी हुई। उसने आंचल सिर पर खिसका कर ठीक किया। उसकी आंख में वेदना और करुणा नाच रही थी। उसने कहा, जा ही रहे हो? हाँ लता। कभी पत्र लिखूं? नहीं, ऐसा कभी मत करना। कभी मिलोगे? नहीं, कभी नहीं। कभी नहीं? नहीं, कभी नहीं। कुछ देर वह चुप रही। उसके नेत्रों में एक अद्भुत ज्योति चमकी। उसने धरती पर बैठकर बसंतलाल के चरण छुए, माथा टेका, फिर कहा, आशीर्वाद तो दोगे? सदैव। अभी आप सुन रहे थे आचार्य चतुरसेन शास्त्री की लिखी कहानी हेर फेर, मेरे यानी हर्षपाल की आवाज़ में।